घूमना और नई नई जगह एक्सप्लोर करना एक अलग ही एडवेंचर है और ये किसे नहीं पसंद। लेकिन कैसा होगा कभी आप एक नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो और ये एडवेंचर आपके लाइफ का एक ऐसा खौफनाक किस्सा बन जाए जिसे आप पूरी जिंदगी ना भूल पाए, और जब जब आपको वो इंसिडेंट याद आए तब तब आपकी रूह कांप जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनिर और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरी टेलर। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें 5 दोस्तों का ग्रुप तिब्बत घूमने जाता है और वहां उनका सामना एक खौफनाक एंटिटी से होता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आ पाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपनी आवाज में नरेट करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा हैंडल का लिंक है, आप हमसे आपकी कहानी वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो बात है 2018 की। आरुष अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रिप प्लान कर रहा था। उन्होंने प्लान किया कि वो पहाड़ों में कहीं पर जाएंगे। पहले वो शिमला, मनाली, लद्दाख, कश्मीर जैसी जगहों का सोच रहे थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने कहा कि ये सारी जगह तो हम पहले भी घूम चुके हैं, तो कोई ऐसी जगह चलो जिसे हमने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया हो और वहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं होगा। इनके 5 जन के ग्रुप में 3 लड़के थे जो कि आरुष, कार्तिक और रौनक, और बाकी 2 लड़कियां जिनमें से एक थी दिया और दूसरी काव्या। काफी ढूंढने के बाद आरुष को फाइनली एक जगह मिली जिसका नाम था लहासा, जो कि तिब्बत में सिचुएटेड था। सभी लोगों को ये लोकेशन बहुत पसंद आया क्योंकि ये एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन था उनके लिए। फिर इन्होंने बैठकर अपने ट्रिप की आइटनरी प्लान की और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। 30 घंटे की थकावट भरी सफर के बाद वो लोग पहुंचते हैं लहासा। लहासा पहुंचने के बाद उन्होंने होटल्स ढूंढना शुरू किया। तभी आरुष ने अपना पॉइंट रखा कि होटल्स में तो हम पहले भी रह चुके हैं और वैसे भी हम तो एक्सप्लोरर्स हैं, तो क्यों ना तिब्बतन कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं और किसी मोनेस्ट्री में रुकते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक सुंदर सा मोनेस्ट्री मिलता है जो दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहाँ बहुत शांति थी। उस मोनेस्ट्री के 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी मार्केट या ट्रैफिक नहीं थी। बहुत ही शांत जगह पर वो मोनेस्ट्री सिचुएटेड था। वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें वहाँ कुछ मॉन्क्स दिखाई दिए जो कि उसी मोनेस्ट्री के थे। किस्मत से उन्हें वहाँ पर एक गाइड भी मिलता है क्योंकि जो मॉन्क्स थे उन्हें हिंदी नहीं आती थी और इन्हें भी तिब्बतियन बोलना नहीं आता था। इन लोगों ने उस गाइड से रिक्वेस्ट किया कि उन मॉन्क्स को बोले कि ये लोग होटल्स में नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि ये लोग तिब्बतियन कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो इन्हें मोनेस्ट्री में रहने दिया जाए। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जो हेड मॉन्क थे उन्होंने परमिशन दे दिया कि मोनेस्ट्री के बाहर वाले जो कॉटेज है ये लोग उसमें रुक सकते हैं, लेकिन इन्हें सारी रूल्स फॉलो करनी पड़ेंगी। मोनेस्ट्री के अंदर ये लोग किसी भी तरह का अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते और अगर इन्हें कुछ खाना है तो वो लोग बाहर जाकर खाएंगे। गाइड उनको सारी बातें समझा देता है। उसके बाद वो लोग कॉटेज में चले जाते हैं। जो कि आज वो लोग ट्रैवल करके बहुत थक गए थे, तो उन्होंने प्लान किया कि आज वो लोग रेस्ट करेंगे और अगले दिन घूमेंगे। पास में ही एक नदी बह रही थी, तो शाम होते ही ये लोग वहाँ बॉन फायर लगाते हैं और 5 दोस्त शहर की भीड़ भाड़ से दूर पत्थरों पे बैठकर वहाँ के कुदरती नजारों को एंजॉय कर रहे थे। वो लोग ऐसा फील कर रहे थे मानो जन्नत में आ गए हो। उस फील को बयां नहीं किया जा सकता और वहाँ बिताए हर मोमेंट को वो लोग अपने दिल की डायरी में छाप लेना चाहते थे। तभी वहाँ पर एक मॉन्क आता है और अपनी टूटी फूटी हिंदी में उन्हें कहने लगता है, अब रात हो चुकी है तो आप लोग यहाँ से चले जाओ। रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई, फिर ये मॉन्क उन्हें वहाँ से जाने को क्यों कह रहा था। तभी रौनक उस मॉन्क को कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग जंगली जानवरों का ध्यान रखेंगे और थोड़ी देर बाद हम मोनेस्ट्री के अंदर चले जाएंगे। रौनक की बात सुनते ही वो मॉन्क गुस्से में बोलता है, जरूरी नहीं कि यहाँ तुम्हें सिर्फ जानवरों से खतरा है, यहाँ पे जानवरों के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आपको खतरा है। इतना कहकर वो मॉन्क वहाँ से जाने लगता है। उसकी बातें सुनकर रौनक उसका मजाक उड़ाता है कि ये मॉन्क को और कोई काम नहीं मिलता है क्या यार, सुबह से इन्हें कुछ काम धंधा रहता नहीं है, पूरे दिन भर ये बस पूजा पाठ करते रहते हैं और आके यहाँ हमें बेफालतू का डरा रहे हैं। तू क्या कहता है आरुष? यार खुद सोच यार, यहाँ पर जंगली जानवरों के अलावा हमें किस चीज से खतरा है। कुछ समय बाद वो लोग बॉनफायर को ठंडा करते हैं और उस जगह को साफ सफाई करने के बाद वो लोग मोनेस्ट्री के अंदर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो लोग सुबह उठते हैं और गाइड से डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ पर घूमने जाना है और कौन सी लोकेशन से स्टार्ट किया जाए। अभी अचानक काव्या उस गाइड से पूछती है कि रात में जब हम लोग बॉनफायर कर रहे थे नदी के पास, तभी अचानक वहाँ पर एक मॉन्क आया था और हमें यह कहकर जाने को कह रहा था कि यहाँ पर जंगली जानवरों के अलावा हमें और भी चीजों से खतरा है, लेकिन वो मॉन्क मुझे मोनेस्ट्री में क्यों नहीं दिख रहा है? रात में कोई मॉन्क मिला था? काव्या की बातें सुनकर वो गाइड दंग रह गया। फिर वो गाइड उनसे पूछता है, आपको जो मॉन्क मिला था उसकी उम्र क्या थी?
यही कोई 24-25 साल। फिर उस गाइड ने उनसे कहा, अगर यहाँ कोई तुम्हें कोई काम करने से मना करे तो चुपचाप उसकी बात मान लेना। तुम लोग इस जगह पर नए हो तो अपनी मनमानी मत करो वरना परेशानी में पड़ जाओगे। आगे से इस बात का ध्यान रखना। गाइड की बात सुनकर उन सबको बुरा लगा, क्योंकि गाइड के रिक्वेस्ट करने से ही उन सबको वहाँ रुकने दिया गया था और वो लोग मॉन्क्स की बात का ही अनादर कर रहे थे। तो फिर उन सब ने मिलकर गाइड से माफी मांगी और कंफर्म किया कि आगे से वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, तुम लोग आगे से लेकिन ऐसा मत करना। फिर गाइड ने उन सबको घूमने के लिए अच्छी अच्छी लोकेशंस बताई और लास्ट में वार्न किया, वो जो पहाड़ी दिख रही है उसके अलावा तुम लोग कहीं पर भी जाओ, बस उसके पीछे मत जाना और इस बात को रात की तरह मजाक में मत लेना। गाइड की बात सुनकर आरुष कहता है, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम इस बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे और आपकी बात का पूरा ध्यान रखेंगे और शाम तक हम वापस आ जाएंगे। इतना कहकर वो लोग घूमने निकल जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करी और न जाने कैसे घूमते घूमते वो लोग उसी पहाड़ी के पीछे पहुंच जाते हैं। अब जब पहुंच ही गए थे तो उन सब ने डिसाइड किया कि चलो पहुंच गए हैं, अब इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो उन सब ने डिसाइड किया कि अब ये बात वो लोग छुपाएंगे, उस गाइड तक नहीं पहुंचाएंगे। जब वो लोग उस पहाड़ी के पीछे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ छोटे छोटे मोनेस्ट्रीज बने हुए थे जो कि बिल्कुल खाली और वीरान पड़े हुए थे। उन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड हुई हो, शायद इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। अब ये 5 लोग थे तो सभी एक्सप्लोरर्स अलग अलग मोनेस्ट्रीज के अंदर जाकर उसे एक्सप्लोर करने लगते हैं। कोई वहाँ पड़ी पेंटिंग्स को देख रहा था तो कोई वहाँ के सामान को छूकर चेक कर रहा था। तभी अचानक आरुष को एक चमकती हुई चीज मिलती है और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि जी स्टोन्स थे। जी स्टोन्स एक खास तरह के पत्थर होते हैं जिसे तिब्बतियन लोग पॉजिटिविटी के लिए उसकी ताबीज बनाकर पहनते हैं और कई जगह पर उन स्टोन्स को हीलिंग्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। तिब्बतियन कल्चर में इन स्टोन्स की बहुत मान्यताएं हैं। आरुष को इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था और लहासा आने से पहले उसने जी स्टोन्स के बारे में काफी कुछ रिसर्च कर रखा था। उन स्टोन्स को देखकर उसे लगा कि ये सब नकली है, क्योंकि ये स्टोन्स बहुत रेयर होते हैं और कीमती भी, तो कोई भी इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वहाँ कई सारे जी स्टोन्स पड़े हुए थे। आरुष ने उनमें से जो सबसे बड़ा जी स्टोन था उसे हाथों में उठा लिया। जब उसने उस स्टोन को हाथों में उठाया तो उसे एक झटका सा लगा और बहुत अजीब फील हुआ। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो जी स्टोन उससे कम्युनिकेट कर रहा हो और कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। आरुष ने देखा कि आसपास कोई भी दोस्त नहीं है तो उसने चुपके से उस जी स्टोन को अपने पॉकेट में डाल लिया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। घूमते फिरते वो लोग अपने मोनेस्ट्री तक वापस पहुंचते हैं और तभी आरुष को याद आता है उस जी स्टोन के बारे में। तो वो अपने पॉकेट से चुपचाप निकाल कर उस गाइड को दिखाने लगता है और पूछताछ करने लगता है कि ये जी स्टोन असली है या फिर नकली। उस जी स्टोन को हाथ में पकड़ते ही गाइड सीधा पूछता है, तुम्हें ये जी स्टोन कहाँ से मिला? तो आरुष झूठ बोल देता है, मुझे तो ये जी स्टोन मार्केट से मिला, मैंने इसे मार्केट से ही खरीदा है, मैं और कहाँ से लाऊंगा। और शायद गाइड को ये झूठ बोलना आरुष की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद काफी देर उस जी स्टोन को हाथ में पकड़ कर रखने के बाद वो गाइड कहता है, ये जी स्टोन है तो असली, पर इतना बड़ा जी स्टोन मार्केट में तो कोई नहीं बेच रहा है, तुम सच सच बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला? गाइड की बातें सुनकर आरुष फिर से झूठ बोलने लगता है, अरे यार भैया यार, अब शक कर रहे हो, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो यहाँ का लोकल भी नहीं हूँ, मैंने तो मार्केट से ही लिया, शायद ये असली है, इसी वजह से उस दुकानदार ने मुझसे इसकी बहुत महंगी कीमत ली। इतना कहकर वो जी स्टोन को लेकर अपने कॉटेज में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं और डिस्कस करते हैं कि लगभग सारी जगह तो हमने घूम ही ली है, तो बची कुछ जगह कल दिन में घूम लेंगे और शाम होते ही घर वापसी के लिए बस पकड़ लेंगे। खाना वाना खाकर वो सब लोग सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तब आरुष को थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन हो रहा था और साथ ही उसे फीवर भी था। फीवर की वजह से वो घूम नहीं सकता था, तो सभी दोस्तों ने प्लान किया कि वो लोग दोपहर तक वेट करेंगे ताकि आरुष का फीवर उतर जाए और फिर वो लोग घूम सके। दोपहर तो हुई लेकिन आरुष का बुखार नहीं उतरा, तो सभी लोग उसे रेस्ट करने के लिए कॉटेज में छोड़ देते हैं और घूमने चले जाते हैं। अभी उसके दोस्तों को गए कुछ देर ही हुआ था कि उसे अचानक फील होता है कोई उसके पास खड़े होकर उसे घूर रहा है। वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है तो उसे एक भयानक चेहरों वाली औरत दिखाई देती है जो उसे देखकर खून की लार टपका रही। वो हड़बड़ा कर उठता है और अपनी आंख खोलकर साफ करने लगता है। फिर जब उसने देखा कि उस जगह पर कोई नहीं था तो उसे फील होता है कि ये शायद उसके मन का वहम था। वो फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद उसे फील होता है कि कोई उसके पैरों को नोच रहा है। कई बार वो अपने पैरों को झटक देता है, लेकिन जब दर्द असहनीय होता है तो वो उठकर देखता है उसके पैरों से खून बह रहा था। ये देखकर वो अकबकाकर उस कॉटेज से बाहर भागने लगता है और तभी उसे वो मॉन्क दिखता है जो उन्हें उस दिन रात में मिला था। वो मॉन्क आरुष के चेहरे की ओर इशारा करते हुए उसे पूछता है, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मेरे चेहरे को? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो कॉटेज के अंदर जाकर शीशे में अपने चेहरे को देखता है। वो बिल्कुल दंग रह जाता है। उसके चेहरों पर ढेरों नोचने के निशान थे। वो डर के मारे कॉटेज से भागता हुआ बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो देखता है वो मॉन्क अब भी वहीं पर था।
और गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। इसके पहले कि आरुष कुछ समझ पाता, वो मॉन्क वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही उसकी जगह पर आरुष को एक पेपर का चिट्ठा पड़ा मिलता है। वो उस पेपर को उठाकर पढ़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि पेपर पे तिब्बतियन लैंग्वेज में कुछ लिखा रहता है। तो आरुष ने चुपचाप उस पेपर को फोल्ड करके अपने पॉकेट में डाल लिया। आरुष बहुत डरा हुआ था। उसके अंदर अब कॉटेज में जाने की हिम्मत नहीं थी। वो बाहर ही अपने दोस्तों का इंतजार करते हुए भटक रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके दोस्त वापस आते हैं और उसके चेहरे का ये हाल देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। सभी ने उससे उसके चेहरे का ये हाल का रीजन पूछा तो उसने सारी बातें बताई कि कैसे उसे एक औरत दिखाई दे रही है और उसके पैरों से खून भी बह रहा था। वहाँ खड़ा कोई भी इंसान उसके बातों का विश्वास नहीं कर रहा था। उल्टा सब उसे ही समझा रहे थे कि ये उसके मन का वहम है, तो उसे रेस्ट की जरूरत है। लेकिन दिया, जो कहीं ना कहीं आरुष को पसंद करती थी, उसने आरुष को समझाया कि तुम चलो थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। दिया की बात मानकर आरुष कॉटेज के अंदर चला जाता है और दिया की गोद में अपना सर रखकर सो जाता है। अचानक से आरुष की आंखें खुलती है और वो बिल्कुल शॉक रह जाता है कि वो जिसकी गोद में सर रखकर सो रहा था वो दिया नहीं बल्कि एक खतरनाक दिखने वाली औरत है। और उसकी आंखों में देखते ही आरुष एकदम फ्रीज सा हो जाता है और इतने में ही वो औरत उसके गले से खून चूसने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसे बहुत तेज दर्द हुआ तो उसने हिम्मत जुटाकर दिया को बहुत तेज आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर दिया भागते हुए उसके पास पहुंची और पूछी, क्या हुआ, इतनी जोर तुमने चिल्लाया क्यों? सब कुछ ठीक तो है? वो तुम सो गए थे तो मैं खाना खाने चल गई थी। आरुष ने उसे बताया कि कैसे वो औरत उसका खून चूस रही थी। दिया को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो जब उसने चेक किया तो सचमुच आरुष के गले से खून बह रही थी और किसी के काटने का निशान था। वो निशान देखकर वो बहुत डर जाती है और भागकर जाकर अपने दोस्तों को बुला कर लाती है। ये सब देखकर और उसकी बातें सुनकर सभी दोस्त अब बहुत डर चुके थे। रात के करीब 1 बज चुके थे, तो सबने डिसाइड किया कि आज रात बस गुजार लेते हैं, कल सुबह होते ही वो गाइड को ये सब कुछ जाकर बता देंगे कि कैसे आरुष के साथ ये सब कुछ हो रहा है और उनसे इसका हल पूछेंगे। बातचीत करने के बाद सभी सो जाते हैं। सिर्फ एक ही इंसान था जिसे नींद नहीं आ रही थी और वो था आरुष। उसे बार बार ऐसा फील हो रहा था कोई उस पर नजर रख रहा है। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सुबह बहुत तेज जलन से उसकी नींद खुलती है। उसने रौनक को उसकी टी शर्ट ऊपर करने को कहा और जैसे ही रौनक ने आरुष के टी शर्ट ऊपर करी वो डर से चिल्ला पड़ा, तेरी पीठ पे इतने सारे घाव? आरुष की पीठ पर बहुत सारे नोचने के निशान थे, मानो किसी ने नाखून से उसके पूरे पीठ को नोच रखा था। कार्तिक उसके घाव देखकर भागता हुआ मॉनेस्ट्री के अंदर जाकर गाइड सहित कुछ मॉन्क्स को बुला लाता है। आरुष असहनीय दर्द से रो रहा था। उसके घाव को देखकर गाइड और मॉन्क्स सभी चौंक गए थे। मॉन्क्स मॉनेस्ट्री से दवाई मंगवाकर उसकी पीठ पर लगाते हैं, तब उसे थोड़ी राहत मिलती है। इतने में मॉनेस्ट्री के जो हेड मॉन्क थे वो वहां पर आ चुके थे। उन्होंने गाइड और आरुष को छोड़कर सभी लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया। उनके जाते ही मॉन्क ने आरुष के सारे घाव को देखा और उसे पूछा, सच सच बता, तेरे साथ क्या हो रहा है और तू क्या फील कर रहा है? उनकी बात सुनकर आरुष उनको बताता है कि कैसे उसको एक औरत दिखाई दे रही है। गाइड उसकी सारी बातें मॉन्क्स को ट्रांसलेट करके समझाता है। गाइड से सारी बातें सुनने के बाद वो मॉन्क उसे कहते हैं, लड़का पूरी बात सच नहीं बता रहा है, उससे पूछो वो क्या छुपा रहा है। मॉन्क ने गाइड को अपने लोकल लैंग्वेज में बताया कि कैसे लड़के के अंदर एक नेगेटिव एंटिटी का पोजीशन है और मोनेस्ट्री के आसपास किसी नेगेटिव एंटिटी का भटकना बिल्कुल असंभव है। हो न हो ये कहीं बाहर से ही इसके साथ लैच होकर आई है। लड़के से पूछो ये कहाँ गया था। सारी बातें सुनकर गाइड ने आरुष से बिना पूछे ही मॉन्क्स को बताया कि कैसे रात में इन्हें एक मॉन्क मिला था और अभी 2 दिन पहले ही आरुष उस गाइड से एक बड़ा सा जी स्टोन दिखा रहा था और उसकी डिटेल्स पूछ रहा था कि असली है या नकली है। जी स्टोन? हे भगवान, ये वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। लड़के से पूछो वो जी स्टोन उसने कहाँ से लाया है। गाइड के पूछने पर आरुष सिचुएशन को समझ चुका था और शायद उस जी स्टोन की वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसने खुलकर सब कुछ बताया कि कैसे वो जी स्टोन उसे उस पहाड़ी के पीछे अबंडेंट पड़े मोनेस्ट्री से मिला था और उसने उसे उठा लिया था और अगले दिन उसे वो मॉन्क भी मिला था और उसके जाते ही आरुष ने एक पेपर भी उठाया था। ये सारी चीजें आरुष ने उस गाइड को शेयर करी। आरुष की बातें सुनकर वो हेड मॉन्क बोल पड़ते हैं, मॉन्क मिला था, कहाँ है वो पेपर? हेड मॉन्क के पेपर मांगते ही आरुष हड़बड़ी में पेपर की जगह अपने पॉकेट से उस जी स्टोन को निकालकर मॉन्क के हाथों में पकड़ा देता है। स्टोन को हाथ में पकड़ते ही मॉन्क के मुंह का रंग ही उड़ गया। हे भगवान, लड़के तूने ये ठीक नहीं किया, तुझे ये स्टोन वहाँ से नहीं लाना चाहिए था और अब तूने उसे फिर से जगा दिया है, वो अब सबको मार डालेगी। इतना कहकर वो मॉन्क अपने सभी शिष्यों को पुकार लगाते हैं। सबके आते ही वो गाइड को आदेश देते हैं कि अब यहाँ कॉटेज में रुकना खतरे से खाली नहीं, तुम सभी बच्चों को लेकर मोनेस्ट्रीज के अंदर चले जाओ। मोनेस्ट्री के अंदर जाने के कुछ देर बाद वो हेड मॉन्क वहाँ आते हैं और इन्हें बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले की बात है। हमारे यहाँ 2 होनहार मॉन्क्स हुआ करते थे, एक फीमेल मॉन्क थी और दूसरा मेल मॉन्क था। ताकत की लालच में वो फीमेल मॉन्क नेगेटिव एनर्जीज की प्रैक्टिस किया करती थी और उन नेगेटिव एनर्जीज को
वो उन जी स्टोन्स में स्टोर किया करती थी। दोनों मॉन्क्स को उस पहाड़ी के पीछे के मोनेस्ट्रीज में अपॉइंट कर दिया गया। एक दिन उस मेल मॉन्क को अचानक पता चलता है कि वो फीमेल मॉन्क इविल प्रैक्टिसेस करती है, तो गुस्से में आकर उसने उस फीमेल मॉन्क्स की सारी जी स्टोन्स को तोड़ दिया और उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तभी अचानक लैंडस्लाइड होता है और उसके बाद अगर कुछ मिलता है तो उन दोनों मॉन्क्स की लाशें। और तब से वो मेल मॉन्क की आत्मा भटक रही है और रात में सभी लोगों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए आगाह करती है। उसने तुम्हें भी आगाह किया था पर तुमने उसकी बात नहीं मानी। उल्टा तुमने तो उस कैद हुई फीमेल मॉन्क के घर जाकर उसको जगाकर अपने साथ लेकर आ गए हो। जो जी स्टोन तुम्हें मिला है वो बिल्कुल असली है, लेकिन ये स्टोन को उस फीमेल मॉन्क ने अपने गले में धारण किया हुआ था और मरते वक्त ये स्टोन उसके गले में ही था, तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जीज इस स्टोन में स्टोर हो गई थी और इसलिए वो फीमेल मॉन्क तुम्हारे पीछे पड़ी है। इतना सुनते ही आरुष अपने पॉकेट से वो पेपर निकालकर वो मॉन्क को दे देता है। पेपर को खोलते ही मॉन्क एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उस पेपर में एंशिएंट तिब्बतियन लैंग्वेज में एक्सॉर्सिज्म का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था। वो पेपर लेकर मॉन्क गाइड के साथ अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो गाइड कुछ लॉकेट्स लेकर वापस आता है और कहता है तुम लोग बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पर फिलहाल ये लॉकेट्स पहन लो और मॉनेस्ट्री के बाहर कदम भी मत रखना वरना जान से हाथ धो बैठोगे। वो गाइड उन्हें समझाता है कि आज रात सारे मॉन्क्स मिलकर एक खास पूजा करेंगे ताकि वो नेगेटिव एंटिटी इनसे अलग हो जाए, और वो ये भी बोलता है कि पूजा के दौरान वो एंटिटी आरुष के बॉडी में प्रवेश करेगी और तरह तरह के ड्रामे और एक्टिंग करेगी, तो कोई भी उसके बातों में मत आना। रात होते ही पूजा शुरू हो जाती है। शुरुआत के 10 मिनट तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद आरुष अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो एक औरत की आवाज में चीखने चिल्लाने लगता है। अब वो फीमेल मॉन्क की आत्मा आरुष के द्वारा उन हेड मॉन्क से कम्युनिकेट कर रही थी। जो मैं जीते जी नहीं कर पाई वो अब मैं इस लड़के के जरिए करूंगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं सबको मार डालूंगी। उसकी बातें सुनकर इधर से हेड मॉन्क बोल पड़ते हैं, तू मरने के बाद भी नहीं सुधरी, क्यों इन बच्चों को परेशान कर रही है? मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, ये खुद आया था मुझे लेने और अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना सुनते ही हेड मॉन्क जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और उधर आरुष खुद को एकदम बेरहमी से नोचने लगता है। आरुष को इस हाल में देखकर दिया रोने लगती है। करीब रात के 3 बजे तक पूजा चली और तब तक आरुष खुद को इसी तरह चोट पहुंचाता रहा। पूजा खत्म होते ही आरुष बेहोश हो गया और उसके शरीर पर पूरे गहरे घाव थे। करीब 3-4 घंटे बाद उसे होश आई और तब वो हेड मॉन्क आकर उन्हें बताते हैं कि अब तुम लोग सुरक्षित हो और उन दोनों मॉन्क्स को अब मुक्ति मिल चुकी है। अब से वो दोनों किसी को नहीं दिखेंगे। शायद तुम्हारे द्वारा ही ये मुक्ति का कार्य होना था, यही है विधि का विधान। इतने में वो गाइड वहाँ पर आता है और बोलता है, अगर तुम लोग कभी भी किसी अनजान जगह पर जाओ और वहाँ के लोकल लोग तुम्हें कोई काम करने को मना करे तो चुपचाप उनकी बात मान लेना वरना जान से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर मॉन्क्स थे इसलिए तुम बच गए, वरना न जाने क्या होता। करीब 1-1.5 हफ्ते तक वो लोग वहीं पर रहे और आरुष के तबीयत में सुधार आने के बाद वो लोग वापस आए, लेकिन इस हादसे की वजह से आरुष के मन में घूमने को लेकर एक डर बैठ चुका था। आज भी उसके जहन में उस ट्रिप की यादें छपी हुई हैं और जब भी उसे इस ट्रिप का ख्याल आता है वो डर से सहम जाता है। अगर आपको आरुष की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आप आरुष की जगह पर होते तो आप क्या करते। अगली बार मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।